हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज की फिर से चर्चा उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आ रही है। अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लास के माध्यम से आपको रीजनिंग के संबंध में भी समझाता हुआ दिखाई दिया हूं, तो आप उसको भी देखिए, समझने का प्रयास करें। एमसीक्यू क्वेश्चन में लगातार जो मेरी एक सीरीज चल रही है, आप महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, पूर्व परीक्षाओं में रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित चीजों को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अब मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं कि आगामी परीक्षाओं के लिए हो सकते हैं, उन पर थोड़ा सा आपकी एक बारीक नजर डलवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसीलिए बड़ी गंभीरता से चीजों को पढ़िए, समझिए, जानने का प्रयास करिए, और कुछ चीजें नहीं आ रही है तो उसे राइट डाउन करिए, बार बार उसे रिपीटेशन में रखिए। लगातार ही प्रयास सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। तो फिर से आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम को समझने का प्रयास करिए और उसमें अपनी समय सारणी को बना करके उसे पूरा करने का भी प्रयास करें। तभी जाकर के ये आने वाले समय के जो एग्जाम्स हैं आपके लिए सरल पड़ेंगे और आसानी से आप इन पर अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। तो पुनः आइए जुड़ते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ। आज फिर से एक चर्चा उत्तराखंड के एमसीक्यू क्वेश्चनों पर रखते हैं, जो आगामी जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं कैलेंडर के माध्यम से हमारे पास दिख रही है, नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस जैसे एग्जाम्स, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री, इन एग्जामों के लिए। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। पहला चर्चा का विषय है कि परमार साम्राज्य संबंधित है। अब परमार साम्राज्य का संबंध किससे होगा? राजा अजयपाल से है, मोलाराम से है, या राजा उमेशपाल से है? इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तराखंड का जो एक इतिहास है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो उन्हीं इतिहासों की पहलू से यह प्रश्न पूछा गया है कि परमार साम्राज्य का संबंध या परमार साम्राज्य संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर आएगा राजा रामपाल से। तो राजा रामपाल इसका सही जवाब, राजा अजयपाल जो है इसका सही जवाब बनेगा। और इसके संबंध में अगर विशेष देखा जाए तो परमार साम्राज्य राजा अजयपाल से संबंधित है और गढ़वाल के परमार राजाओं का इतिहास 888 ईस्वी में महाराजा कनकपाल से प्रारंभ होता है। राजा अजयपाल का शासन 1500 से लेकर के 1547 ईस्वी तक रहा। इन्होंने 1510 ईस्वी में गढ़वाल के सभी राजाओं एवं सरदारों को जीतकर एक राज्य स्थापित किया जिसे गढ़वाल नाम से जाना जाता है। तो अजयपाल एक महत्वपूर्ण परमार साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजा है और इसका संबंध जो है आपका परमार साम्राज्य से। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। राजा सोमचंद, आप सब जानते हैं कि सोमचंद जो है वह किस साम्राज्य से संबंधित होगा? तो इसका जवाब तो मुजवानी आपको आना चाहिए। चंद राजवंश की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, चंद साम्राज्य से संबंधित होगा। सोमचंद चंद राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करके और आने वाले समय में जो इनके उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा साम्राज्य का विस्तार भी किया गया और कुमाऊं के क्षेत्र के अधिकांश भाग पर इनका अपना आधिपत्य स्थापित हुआ। तो राजा सोमचंद के बारे में चर्चा करते हैं कि राजा सोमचंद चंद साम्राज्य से संबंधित है। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। कत्यूरियों के पतन के साथ कुमाऊं में चंद वंश का उदय हुआ। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर भी इनका अधिकार हो गया। अगर हम बात करते हैं तो अभी तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों से लगातार चर्चा कर ही रहा हूं, लेकिन आने वाले आपका मान के चलिए इसी 10-15 तारीख से नवंबर माह में मैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास कक्षाओं क्लास के माध्यम से पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा हूं या दिखूंगा। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्लास के माध्यम से जुड़ करके उत्तराखंड के इतिहास को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से तैयार किया जाए, किस प्रकार की किताबों को हमने किस महत्व के आधार पर पढ़ना है और कितना महत्व दिया जाए और उन किताबों का परीक्षा से कितना संबंध है, ये सब एक चर्चा का विषय मेरी कक्षाओं में रहेगा। और मुझे आशा भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके इस जो उत्तराखंड का जो ये माध्यम है, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास और जिसके अंतर्गत या मध्यकालीन इतिहास जिसके अंतर्गत काफी प्रश्न परीक्षाओं में रहते हैं, इनको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए चर्चा का विषय अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से भी जुड़ करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में आया भी हुआ है कि भाई अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। तो इसकी डेट आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, याद रखिएगा। 1805, 1808, 1803, 1815। इसका सही जवाब आएगा 1803 ईस्वी में। तो
श्रीनगर में गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन जो है 8 सितंबर 1803 ईस्वी को भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। उसी वर्ष गोरखाओं ने श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। इससे इस नगर की स्थिति और जर्जर हो गई। गढ़वाल के पवार वंश का शासक राजा प्रद्युमन शाह को गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध करते हुए देहरादून के समीप क्या किया गया, मारा गया। तो थोड़ा सा प्रश्न में एक विशेष समीक्षा है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि टिहरी गढ़वाल में दांडक आंदोलन किससे संबंधित था? कृषकों से था, मजदूरों से था, सेना से था, और इनमें से कोई नहीं। तो दांडक आंदोलन का संबंध जो है वो आपका दिखेगा कृषकों से। इसका सही जवाब आएगा कृषकों से। तो कृषकों से इसका जवाब आएगा। तो टिहरी गढ़वाल में आपका दांडक आंदोलन कृषकों से संबंधित है। आप इस प्रश्न को अपने दिमाग में बैठाएंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? आप सब जानते हो टिहरी बांध जो है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और मंदाकिनी किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध आपका बना हुआ है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार रखें। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आप इसको भी प्रश्न को तैयार करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलिखित नहीं है? लोहरी नाग पाला परियोजना, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से कूट लेखन के सवाल, साथ ही साथ में मैच ऑफ द फॉलोइंग के सवाल परीक्षाओं में आए दिन बनते रहते हैं। तो उसी में से एक प्रश्न है कि लोहरी नाग पाला परियोजना उत्तरकाशी में, पाला मनेरी परियोजना उत्तरकाशी में, कीसोबात परियोजना देहरादून में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आएगा कि निम्न में से कौन एक सुमेलिखित नहीं है? तो इसका जवाब आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसमें से कोई भी लोहरी नाग पाला परियोजना, पाला मनेरी परियोजना, कीसोबात परियोजना कोई भी अपने आप में सुमेलिखित नहीं दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में शामिल है? देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, और बी और सी दोनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी और सी। आपका बी ऑप्शन बनेगा, क्या कहते हैं, आपका ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, ये होगा आपका बी और ये होगा आपका सी। तो बी और सी दोनों ऑप्शन इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और 9 जगह देखिए पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड जो है कि योजना के अंतर्गत 9 पर्वतीय जिले बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी शामिल है। और इन 9 पर्वतीय जिलों में आपका उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के संस्थान देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 26 मार्च 2013, 19 अगस्त 2013, 1 जुलाई 2013 और 1 मार्च 2013। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो 26 मार्च 2013 को बनेगा। तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे तैयार रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चोफला, हुड़का, छोलिया और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। हुड़का यह एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हुड़का। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। हुड़का उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र में इसका प्रथम बार उल्लेख था। भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र में इसका पहली बार उल्लेख किया गया था। यह कुमाऊनी क्षेत्र में अत्यधिक आपका प्रसिद्ध है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारायण सिंह थापा, यशोधर मटपाल, केशवदास अनुरागी, आपका रणबीर सिंह बिष्ट। तो इसका जवाब जो आएगा रणबीर सिंह बिष्ट आएगा। सही जवाब होगा रणबीर सिंह बिष्ट। तो उत्तराखंड में पद्मश्री प्राप्त करने वाले आपका प्रथम व्यक्ति, उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री प्राप्त करने वाले, चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले जो प्रथम व्यक्ति बने थे वो रणबीर सिंह बिष्ट बने थे। इन्हें वर्ष 1991 ईस्वी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी प्रश्न आप लोग तैयार रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय वयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चांचरी, घसियारी, चैती और बनवारा, इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घास से संबंधित घसियारी नृत्य किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी वाला। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? चांचरी नृत्य, थाली नृत्य, जात्रा नृत्य और जागर नृत्य, इनमें से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो आप बोलोगे कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका चांचरी नृत्य आएगा। इसका सही जवाब आ जाएगा चांचरी नृत्य आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुंगनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? भुजाओं की, मुंह की, नाभि की और केश की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगनाथ नामी से लग रहा है, और भुजाओं की यहां पर पूजा की जाती है, भुजा अंग की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यह मंदिर इतने मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला हिंदू मंदिर है। यह भी ध्यान में रखना, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हिंदू मंदिर है वो आपका यही तुंगनाथ जी का मंदिर है।
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपोर्टेंट, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। वर्ष 1936 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1940 में और वर्ष 1918 में। तो इसका सही जवाब आएगा वर्ष 1945 में। तो इसका सही जवाब है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1987 में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, इनको आपको थोड़ा हीट के साथ याद करना पड़ेगा। वर्ष 1987 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1991 में और वर्ष 1993 में। तो इसका सही जवाब आपका बनता हुआ दिखाई देगा वर्ष 1991 में। इसका सही जवाब आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्वविद्यालय राज्य का अग्रणी शिक्षा संस्थान है जो एक शीर्ष शोध संस्थान है। इस परिसर निम्न में किस स्थान पर नहीं है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली और भीमताल। तो इसका सही जवाब आएगा विश्वविद्यालय राज्य का अग्रणी शिक्षण संस्थान है जो एक शीर्ष शोध संस्थान है। इसका परिसर निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? अल्मोड़ा में भी है, नैनीताल में भी है, भीमताल में भी है, चमोली में नहीं है। इसका जवाब आ जाएगा चमोली। लुएथाप गुफा तैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले में? कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में ये क्वेश्चन शामिल हुआ है और इसका सही जवाब आएगा लुएथाप, अल्मोड़ा में। चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब आएगा अल्मोड़ा में। निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम और तवा घाट। तो इसका सही जवाब आएगा कैलाश मानसरोवर की दूरी सबसे कम कहां से है? तवा घाट से है। कहां से पड़ेगी? तवा घाट से पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित गुफा के अंदर यह मंदिर स्थित है। देहरादून में स्थित है। कहां स्थित है? देहरादून में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। इसमें टपकेश्वर मंदिर देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड में भगवान शिव के एक प्राचीन गुफा मंदिर है। यह गुफा द्रोणाचार्य के निवास स्थान के रूप में जानी जाती है, इसलिए इस गुफा को द्रोण गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा की चट्टान से यह स्थित शिवलिंग पर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, इसीलिए इसे टपकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहां मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, पढ़िएगा इसे भी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, तो नाम ही से लग रहा है कि ये जो दरगाह होगी वो कहां होगी? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, रुड़की में। तो सही जवाब आएगा इसका रुड़की। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को फिर से पुनः एमसीक्यू के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं से संबंधित हैं, परीक्षाओं में आने की जिनकी संभावना भी है, उन पर लेकर के थोड़ा सा एक दृष्टि डालने का प्रयास किया। और आप इसे अच्छे से एक बार रीडिंग कर लें, देख लें और फिर जो नहीं आ रहा है उसे राइट डाउन कर लें। तो इसी तरीके से लगातार कुछ प्रश्नों को लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चनों पर मेरी चर्चाएं होती रहेंगी। इनमें डिटेल से अगर मैं चर्चा का विषय रखूंगा तो ये एक लंबी आपका वीडियो बन जाएगी और फिर कहीं ना कहीं लंबी वीडियो हो जाने के कारण से वीडियो का महत्व भी फीका पड़ जाता है। तो इसीलिए इनको मैं टुकड़े टुकड़े के रूप में आपको देने का काम कर रहा हूं। तो आप इसे लगातार मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं सब चीजों के साथ फिर से आपको पुनः शुभकामनाएं। लगातार अच्छे मौसम का फायदा उठाएं, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है और ये बिल्कुल बेहतरीन समय है आप लोगों की पढ़ाई का। तो इस समय को सभी विद्यार्थी एक अनमोल समय मानते हुए अपने पढ़ाई के प्रति आतुरता दिखाएं और आगामी परीक्षाओं की कैलेंडर के अनुरूप तैयारी करते रहें। पुनः शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी बताएं। तो इसी के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।